नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी पर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेडलाइन है वो है 31 जुलाई और सलाह यही होती है कि थोड़ा पहले ही कर ले ताकि बाद में हड़बड़ी से बचे और फिर लेट करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, दिक्कत होगी, तो उनसे बचना ही सही होगा। आज के वीडियो में आपको हम रिटर्न फाइल करने के बहुत ही अहम डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताएँगे और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं निमित्त कंसल्टेंसी के फाउंडर सीए नितेश बुद्धदेव। वीडियो थोड़ा लंबा है तो प्लीज अंत तक सुनिए ताकि आपको सही तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका नितेश बी वेल्दी पर। शुरू करते हैं। हालांकि डेडलाइन अब बहुत दूर नहीं है और फिर भी आधी जनता एकदम लास्ट मिनट में ही जागती है नितेश, और उसके बाद बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है रिटर्न फाइल करने में। तो आज हम आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कि किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों को एकदम अवॉइड करना है, वो गलतियां ना करें। तो पहले डूज से शुरू करते हैं। डूज की लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर क्या है? सबसे पहला स्वाति की कि हम बात कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग की। हम सबको शायद डेट तो पता है, जैसे आपने बोला कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जी। सो अगर आप इंडिविजुअल हो और आपको रिटर्न फाइल करना है तो 31 जुलाई स्वाति लास्ट डेट है। हम्म। अभी क्या होता है, जैसे आपने बोला काफ़ी लास्ट मिनट रश हो जाता है, तो मेरा मानना है कि आप लास्ट वीक तो छोड़ दीजिए, आप ट्राई करें कि 25 जुलाई तक आपका रिटर्न फाइल कर दे। ओके। इससे क्या होगा कि आपका कुछ रिफंड वगैरह भी है तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज लास्ट वाले जो है फिर वो लास्ट में ही प्रोसेस होंगे, लंबा खींचते हैं, हाँ। लंबा खींचते हैं। तो बेटर है कि आप लास्ट मिनट रश तक ना रुके, आप 25 जुलाई टारगेट करके चलिए कि तब तक आपका रिटर्न फाइल हो जाए। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आपने 31 जुलाई की डेडलाइन अगर आपने मिस कर दी तो हम्म। आपको 5,000 तक पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ओके। आपका रिटर्न फाइलिंग आप कर सकते हो, फिर जो लेट रिटर्न फाइलिंग बोलते हो वो 31 दिसंबर 2024 तक कर पाएंगे, बट वो पेनल्टी के साथ आएगा। ओ। तो मेरा मानना है कि चलो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या आपके पास कुछ ऐसा गड़बड़ी हो रही है या आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, आप एक बार रिटर्न फाइल कर दो। क्योंकि आप ये रिटर्न को आप रिवाइज भी कर सकते हो। 31 जुलाई के बाद मुझे लगा कि अरे ये डिडक्शन क्लेम करना तो भूल गया स्वाति में, तो हम्म। आप उसको रिटर्न को आप रिवाइज कर दो, उसका कोई पेनल्टी नहीं है, पर आपका रिटर्न एक बार 31 जुलाई तक चला जाना चाहिए। ये हम्म। ध्यान रखना है। मेन तो फर्स्ट डू में तो लिस्ट में वही आता है कि रिटर्न टाइम पे फाइल करें, वरना ये सब कंसिक्वेंसेस हो सकती है स्वाति। ओके, तो मतलब 31 जुलाई नहीं, इनफैक्ट 25 जुलाई को डेडलाइन मानकर चलिए। अब उसके बाद एक तो ये जो दो दो टैक्स रिजीम है नितेश, वो एक बहुत बड़ा सर दर्द है। डिफॉल्ट तो नया टैक्स रिजीम है, राइट? तो लोगों राइट। के मन में ये क्वेश्चन होता है कि जो डिफॉल्ट है क्या उसको चेंज कर सकते हैं या फिर कितनी दफा चेंज कर सकते हैं? बहुत उलझन है इसको लेकर। बहुत ही स्वाति वैलिड क्वेश्चन है। बिकॉज हमने भी अपने क्लाइंट के पास, जब हम क्लाइंट हमारे पास आते हैं रिटर्न फाइलिंग पे, तो इनको एक कन्फ्यूजन होता है कि नितेश हमने जब फाइलिंग मतलब जब फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ तब तो नितेश हमने न्यू रिजीम ऑप्ट कर लिया था, पर उसके बाद स्वाति हमारा एक अगर प्रैक्टिकल केस है तो क्या हुआ, वो बंदे ने अक्टूबर में घर खरीदा लोन हम्म। पे। हम्म। तो अगर जब उसने अक्टूबर में घर खरीदा और उसने अप्रैल से अपने ऑफिस में डिक्लेरेशन दे दिया था उसको न्यू रिजीम में जाना है, क्योंकि उसके पास खास कुछ डिडक्शन एग्जाम्शन नहीं थे, और जब उसने अप्रैल में एनालाइज किया तो उसके लिए न्यू रिजीम अच्छा आ रहा था और उसमें टैक्स बच रहा था। पर जब उसने अक्टूबर में घर परचेस किया तब उसको पता चला कि वो इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है उसका डिडक्शन भी ले सकता है, उसका जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है उसका डिडक्शन भी ले सकता है। तो हम्म। जब हमने अप्रैल के बाद उसका जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तब हमने उसका पूरा एनालाइज किया तो पता चला कि आपका ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल है। पर हम्म। उसको लगा कि ये तो पूरा मेरा मिस आउट हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वाति। भले ही आपने कोई भी रिजिम चूज किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट हम्म। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तब आपके पास चॉइस है। आप वापस एक बार एनालाइज करें कि आपके लिए ओल्ड बेटर है कि न्यू बेटर है। हम्म। मान लीजिए वो क्लाइंट ने हमारे में न्यू रिजिम ऑलरेडी चूज किया था, पर हमने जब एनालाइज किया और ओल्ड बेनिफिशियल था तो हमने उसका रिटर्न ओल्ड के हिसाब से फाइल किया। और उसने जो डिडक्शन वगैरह जो ऑफिस में नहीं सबमिट किए थे, क्योंकि उसको ऑफिस में सबमिट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसने न्यू लिया था, हाँ। पर वो फिर भी आप इधर क्लेम कर सकते हो जब रिटर्न फाइल करते हो। तो एक ओके। बार मेरा मानना है स्वाति, आपको रिटर्न फाइल करते टाइम आपको ये एक्सरसाइज वापस करनी चाहिए कि कुछ फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है क्या, आपको न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम वापस एक बार कंपेयर करें और वो हिसाब से आप रिटर्न फाइल करें। नितेश, ये डूज एंड डोंट से थोड़ा हटके क्वेश्चन है। अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में किन के लिए ओल्ड बेहतर है और किन के लिए नया रिजीम बेहतर दिख रहा है? राइट। स्वाति पूरा निर्भर करता है कि आपकी हम्म। इनकम लेवल क्या है पहले तो, अच्छा। ठीक है, ओके। और दूसरा इनकम लेवल के बाद ये साथ में देखना है कि आपके जो एग्जेम्पशंस या अलाउंसेस मिलते हैं
और डिडक्शन कैसे है। सो फॉर एग्जांपल किसी के लिए हाउस रेंट अलाउंस ऑफिस में से वो पोर्शन तो मिलता है, पर वो खुद के ही घर में रह रहा है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, राइट। तो अभी जैसे आपके पास एटीसी एटीडी वगैरह डिडक्शन तो है, पर वो जोड़ के भी क्योंकि न्यू रिजीम में फायदा ज्यादा होता है तो आपके लिए ओल्ड बेहतर नहीं हो रहा है। तो क्या हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था कि एक ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था स्वाति, जब ये प्रावधान आया कि आपको हम्म न्यू और ओल्ड रिजीम है, और जब ये रिवाइज हुआ तो हमने एक ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। वो ब्रेक इवन पॉइंट स्वाति क्या बोलता है कि अगर आपका इनकम एक्स लेवल है, मान लीजिए 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, हमने सब लेवल के लिए निकाला, उसके सामने आपके पास कितने डिडक्शन एंड अलाउंसेस है। मैं वो डिडक्शन बोल रहा हूँ वो हो गया आपके एटीसी, एटीडी, एटीजी, डोनेशंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट थिंग। हम्म। अलाउंसेस हो गया आपका लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, आपका आपका एचआरए हो गया, आपको जो फूड कूपन अलाउंस मिलता है ऑफिस में से वो सब हो गया। तो ये सबको जोड़ दीजिए और मान लीजिए आपकी आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो उस 10 लाख रुपए का ब्रेक इवन आ रहा है स्वाति तकरीबन 3,15,000। तो ओके। अगर आपकी 10 लाख इनकम है और आपके 3,15,000 मिला के ये सब डिडक्शन और अलाउंसेस हो रहे हैं, तो हम्म। आप ओल्ड फाइल करो कि न्यू फाइल करो, दोनों में आपको टैक्स इक्वल आएगा। तो जैसे ही आपका डिडक्शन 3,15,000 के ऊपर जा रहा है आपके लिए ओल्ड बेनिफिशियल है, और 3,15 के नीचे है तो आपके लिए न्यू बेनिफिशियल है। ओह, तो ये तो दिस बड़ा इज इजी बना दिया आपने नितेश, लोगों को समझाने के लिए कि आपको कौन सी रेजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। पर्सनल फिनेंस में एक जो एरिया जहां पर मुझे भी डर लगता है वो है टैक्सेशन वाला। और ये जब फॉर्म्स के नंबर आते हैं नितेश, 1 2 3 4, पता नहीं कितने सारे, कौन किसके लिए चुनना, बताएं जरा मुझे इस पे। स्वाति आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि दो ही चीज सर्टेन है लाइफ में, डेथ एंड टैक्सेस। डेथ के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट जी। टैक्सेस को ऑफकोर्स समझ सकते हैं। और जी। आप जैसे हमको बुला रहे हो और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे डिस्कस करके थोड़ा आसान तो बना ही सकते हैं। सो या। थैंक यू आज मुझे इनवाइट करने के लिए, और हम इसको डिकोड भी कर रहे हैं, जी। राइट। तो ऐसे करते रहेंगे तो थोड़ा इजी बना रहे हैं। आई नो इजी हो इट्स जाए। नॉट दैट इजी। जी। तो आई टी आर 1 2 3 4 5 6 7 करके इतने बहुत सारे फॉर्म है, बट हम्म मैं उसको सिंप्लीफाई रखता हूँ। ITR 1 है अगर आपका इनकम 50 लाख से कम है हम्म। और आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपको ITR 1 फाइल करना है। उसका नाम ही सरल दिया है। तो अगर इतना सिंपल है और आपके पास अदर सोर्स है, कुछ डिविडेंड आया है, कुछ बैंक इंटरेस्ट है, तो आप ITR 1 फाइल करें। और आपको समझो कुछ कैपिटल गेन हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं, शेयर्स बेचे हैं, तो आपका कैपिटल गेन भी आ गया, तो फिर आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा स्वाति। अच्छा। और ITR 3 आता है जिसमें आपको अगर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम भी है, हम्म। मान लीजिए आपके पास सैलरी भी है पर आपका कुछ प्रोफेशनल एडवाइजरी भी आपने दी है, उसका भी कुछ इनकम आए, तो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर कुछ इनकम आता है तो ITR 3 भरना है। ओके। ITR 1 में स्वाति सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ईसॉप है, मान लीजिए आपका 50 लाख के नीचे इनकम है, तो आप बोलोगे नहीं तो मेरे लिए तो हम्म ITR 1 आता है। पर अगर आपके पास ईसॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर्स आप होल्ड भी करते हो, फिर भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, इवन दो कैपिटल गेन नहीं है। इसलिए मैं जरा जोर देना चाहता हूँ ये बात पे, आपके पास कैपिटल गेन नहीं है फिर हम्म। भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप शायद ESOP होल्ड करते हो या अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हो। या हाँ। मान लीजिए आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, या आप NRI हो, NRI के लिए फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। हम्म। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, और वो हिसाब से सही फॉर्म चुने, क्योंकि गलत फॉर्म चुन लिया तो फिर आपका रिटर्न ही पूरा डिफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आपने गलत फॉर्म चुन लिया और फाइल कर दिया, तो आप किस कैटेगरी में आओगे? कि आपने गलत रिटर्न फाइल किया है तो आपको दोबारा करने के लिए पेनल्टी देनी होगी, या फिर वो रिवाइज्ड में जाएगा? नहीं, वो रिवाइज में नहीं जाएगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी क्योंकि आपने फॉर्म ही गलत चूज कर लिया है। और जैसे आपको आपको वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आपको कैपिटल गेन डालना है, बिकॉज ITR 1 में अब आपको फॉर्म ही मिलेगा ही नहीं, तो शायद अच्छा। गलती के चांसेस कम है। बट फिर भी एनालाइज कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस में भरना है, तो इसलिए ये आपको नॉलेज हो कि ITR 1 2 3 किसके लिए है, तो हम्म। पहले से ही आप कोई गलती नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो डूज में बहुत ही अहम चीज की फॉर्म आप सही चुनेंगे। चौथी बात आती है अब डिडक्शन और एग्जाम्शन की। एक तो इसका बेसिक फर्क क्या होता है, डिडक्शंस क्या होते हैं और एग्जाम्शंस क्या होते हैं? ठीक है। डिडक्शन मतलब वो हो गया जो आप आपकी इनकम से डिडक्ट कर पाते हो। फॉर अच्छा। एग्जांपल मेरी कोई भी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन है या मेरी सैलरी इनकम है। जैसे आप बोलोगे कि नितेश मैं टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रही हूँ, तो वो प्रीमियम जो आप खर्चा कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप ATC डिडक्शन के तहत उसकी छूट पा सकते हो आपकी इनकम से। तो अच्छा। वो हो गया आपका डिडक्शन। हम्म। अभी एग्जेम्पशन वो हो गया कि आपकी वो इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता है। जैसे ओके। कि आपको गिफ्ट मिली, जैसे आपका इंश्योरेंस का मैच्योरिटी आया, तो हम्म। वो हो गए आपके एग्जेम्पशंस। तो या। ऐसे ऐसे कोई कोई एग्जेम्पशंस है और ऐसे ऐसे डिडक्शंस है। तो हम्म। आपको कौन से एप्लीकेबल है
उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके। और कौन कौन से रिडक्शन और एग्जाम्पशन, कुछ एक कहते हैं लिस्ट, बुलेट पॉइंट्स कुछ है क्या हमारे पास? श्योर। सी न्यू रीजन के लिए तो बहुत सिंपल है, बिकॉज उसमें से डिडक्शन एग्जाम्पशन इन लोगों ने हटा दिए, कुछ जी। गिना चुने रखे हैं। जैसे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में आता है हम्म। 50,000, वो आपको न्यू रीजन में मिल जाएगा। अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो, एनपीएस में मतलब जो एम्प्लॉयर साइड वाला कंट्रीब्यूट एनपीएस है उसमें कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट करते हो, तो वो भी आपको एक डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये दो ही न्यू रिजिम में मिलते हैं। तो न्यू रिजिम के लिए तो स्वाति काफी सिंपल है, ये दो ही चीज मिलती है। आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो स्लैब के उसमें मिल रहा है। ठीक है। हम्म। अभी आते हैं ओल्ड रिजिम पे। ओल्ड रिजिम में पूरा चैप्टर 6 है, मतलब 80C से लेके 80U तक सब डिडक्शन मिलते हैं। ये सेक्शन नंबर है। 80C जैसे आपके हो गए, हाँ। आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, अगर आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो। 80D आपका हो गया हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड। 80G हो गया आपका डोनेशन रिलेटेड। तो हम्म। ये सब आ जाते हैं आपके 80C से लेके 80U तक, अलग 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 डिडक्शन आपके पास क्या अवेलेबल है। पर क्या होता है स्वाति, एक अगेन इसमें अगर प्रैक्टिकल केस लूँ तो क्या हुआ, हम सिर्फ फॉर्म 16 पे डिपेंड नहीं करते। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, जब रिटर्न फाइल करने जाते हैं स्वाति, अपना फॉर्म 16 दे देते हैं और वो रिटर्न फाइल करा लेते हैं। हम हम्म। ऐसे फाइल नहीं करते। जैसे एटलीस्ट हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो, हम्म। हम इसके साथ पूरा बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगते हैं। तो जब हम बैंक स्टेटमेंट एक क्लाइंट का गो थ्रू कर रहे थे, तो हमने देखा कि उसने एक हॉस्पिटल एक्सपेंस में 1 लाख रुपए का खर्चा किया हुआ है। अच्छा। तो हमने बोला कि भाई ये खर्चा किस चीज़ का है। तो उसने बोला नितेश, ये मेरे पापा जो सीनियर सिटीजन है वो बीमार हुए थे, तो उसके लिए खर्चा किया हुआ है। हम्म। तो तब हमने उसको बोला, क्योंकि आपके पापा जो सीनियर सिटीजन है उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और हम्म। आपने उसके लिए जो खर्चा किया है वो हम्म। भी 80D में डिडक्शन के तौर पे मिलता है आपको। ओके। राइट। तो ये काफी लोगों को नहीं पता है। हमको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भरते हैं उसका डिडक्शन मिलता है 80D में, उसका लिमिट 50,000 है। ये शायद जनरली अवेयर है पीपल, हम्म। उसका आइडिया है। पर ऐसे ऐसे कई कोई माइन्यूटली पॉइंट कोई कोई सेक्शन में होते हैं, वो भी देखने चाहिए। तो हमने फिर उसमें से जो 1 लाख खर्चा किया था, ऑफकोर्स 1 लाख पूरा तो नहीं मिलेगा, पर जो 50,000 है उसका उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो उसको वो पैसा रिफंड आ गया, बिकॉज सी उसको पता ही नहीं था, तो उसने अपनी ऑफिस में ये सबमिट किया ही नहीं था हाँ। पता प्रूफ। या। तो जब हमने रिटर्न फाइल किया, तब ये हम्म। डिडक्शन दिखाया कि भाई ये 50,000 80D में जो क्लेम कर रहे हैं, इट इज फॉर द एक्सपेंस फॉर हम्म। और ऑफ अ सीनियर सिटीजन पेरेंट। हम्म। तो हम्म। ऐसे जब 80C 80D में अभी हम जो बात कर रहे हैं स्वाति, अगर पूरा जानकारी है आपको सेक्शंस के वगैरह की और थोड़ा माइन्यूट डिटेल पता है, तो आप थोड़ा टैक्स आपका बच सकता है। ओके। ओके, ऑल राइट। तो आपको ये जानकारी, लेकिन सबको तो मालूम होगी नहीं जो खुद से फाइल करते हैं नितेश। तो कोई ऐसी कोई बचपन में थी ना, एग्जाम के टाइम पे आपको एक डाइजेस्ट मिलता था कि ये पढ़ लो तो आपका एग्जाम के एटलीस्ट 50% तो क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे इसमें से। तो वैसा कुछ बताएं ट्रिक हमारे व्यूअर्स के लिए भी। स्वाति ऑनेस्टली काश टैक्स इतना सिंपल होता तो आज हम शायद ऐसे डिस्कस ना करते हो इतना रहे थे। अहम है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट आई इमेजिन, इसको तो सरल, एक्चुअली सरल होना चाहिए था। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डूज में हमारे पास क्या है लिस्ट में? अ, जब स्वाति, अब क्या हो रहा था, 2-3 साल तक पहले आपको बहुत ही देखना पड़ता था कि यार कुछ इनकम मेरी ये छूट तो नहीं जा रही है, कुछ ये है वगैरह, मेरे से ये मेरे कोई इनकम है उसको देखना पड़ेगा, कितना डिविडेंड आया, कितना मेरा बैंक इंटरेस्ट है, वो सब जोड़ना पड़ता था। हम्म। और मैंने क्या किया, 2021 में AIS फॉर्म करके निकाला, द एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम्म। और दूसरा एक फॉर्म है टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। ये हाँ। आप जब इनकम टैक्स में लॉग इन करते हो स्वाति आपके अकाउंट में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी AIS क्या है, ये AIS जो शॉर्ट फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो क्या है, हम्म। मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो वो है आपकी फिनेंशियल कुंडली। ओके। आपको इसमें सब मिल जाएगा। आपकी कितनी सैलरी आई है, कितना TDS कटा है, कहाँ कहाँ आपने निवेश किया, आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेस किया है, कोई म्यूचुअल फंड बेचा है, कोई हम्म। शेयर्स परचेस किया है बेचा है, मतलब आपके जो भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है। तो आप अगर वो डाउनलोड करते हैं, उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपको जो इनकम दिखानी है, बिकॉज ये इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी जानकारी है स्वाति। ओके। इसमें से तो आपको कोई छुपाने का कोई मतलब आपके पास कोई चॉइस ही आप नहीं है कि छुपा ही आपको नहीं छुपाना है, सकते। छुपा ही नहीं सकता, आपको हाँ। छुपाना चाहिए भी नहीं। बट ये हाँ। छुप भी नहीं सकता, बिकॉज ये इनकम टैक्स आपको सामने से बोल रही है कि नितेश आपने ये इनकम लिया है, ये एक्सपेंस किया है, या ये परचेस किया है। सो माई पॉइंट इज दैट कि ये पूरा एक फाइनेंशियल कुंडली आपको AIS में मिल जाता है। तो फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें भी काफी सारी ओवरलैपिंग जानकारी है जो AIS में है, पर ये एक समरी फॉर्म में आती है कि मेरे हम्म। को टोटल डिविडेंड कितना आया। ठीक है। डिविडेंड का ब्रेकअप उसमें आएगा कि मेरे को कौन से दिन को कौन सा डिविडेंड आया, वो मुझे AIS में मिल जाएगा, पर टोटल डिविडेंड कितना आया, टोटल मेरा बैंक सेविंग इंटरेस्ट कितना है स्वाति, वो भी आ जाएगा। हम्म। प्लस मेरा कहाँ TDS कटा है, और कुछ टैक्स मैंने भरे हैं जैसे एडवांस टैक्स वगैरह, तो वो भी मेरे को टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में मिल जाएंगे। और
पर ये ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ डिसएडवांटेज, जैसे आपके लिए एक तो काम आसान बनाती है, और हमारे कोई कोई केस में हमने देखा है स्वाति के क्लाइंट को बहुत बेनिफिट भी हुआ है। कैसे? हम्म। जब मैं एआई से क्लाइंट का देख रहा था तो हमने देखा कि उसका एक टीसीएस का एक बड़ा खासा अमाउंट उसमें था। क्या हुआ हम्म। था, जब आप कार परचेज करते हो और कार का वैल्यू अगर 10 लाख के ऊपर है, तो आपका वो कार कंपनी 1% कार वैल्यू का, जैसे आपकी 20 लाख की कार है, तो आपका उसका 1% मतलब 20,000 रुपये आपका वो टीसीएस के तौर पे उसके पास और आपसे मांगती है। ठीक ओके। है, ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, ये सिर्फ ये एक जानकारी के रूप में ये काटा जाता है कि आपको एडिशनल भरना पड़ता है। तो ये रूल है इनकम टैक्स का। तो आपको टीसीएस जो आपकी कार परचेज जिससे किया, वो कंपनी ने 20,000 टीसीएस काटा था, ये आप वापस क्लेम कर सकते हो। तो हमने जब ये एआईएस देखा तो हमने देखा कि एक बंदे ने, हमारे जो क्लाइंट है, उसने कार परचेज की है हम्म। और उसके पास ये 20,000 का एक अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उसको ये रिफंड के तौर पे मिल गया। तो आपने कहा कि ये एआईएस और टीआईएस ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, इसको आपको डाउनलोड करना, मतलब आपको मिल जाता है ये जब आप फाइल करने जाएंगे तो, राइट? तो इससे जुड़ा हमें कुछ कोई एक्शन करना होता है, या फिर जस्ट ये हमारे लिए, या फिर ये फाइनेंशियल कुंडली हमारे काम के लिए ये हमारे काम के लिए है, बिकॉज हमको पता चलेगा कि मैच ये करने में? मेरा ऑलरेडी दिख रहा है, मैच हो जाएगा। यस, आपके फॉर्म 16 से और इससे आप मैच कर लीजिए कि आपने, हम्म। हाँ एक्चुअल कभी कभी उसमें डिस्क्रपेंसी भी हो सकती है, तो उधर ऑप्शन है कि आप लिख सकते हो भाई ये तो डबल बार आ गया, या ये तो ये मेरा इनकम है ही नहीं, तो ये भी हम्म। पॉसिबिलिटी है। तो आपको उधर वो क्वेरी रेज कर देनी है, पर ये डाउनलोड करके आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, ये डाउनलोड करके आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, करना है, करना है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं काम कर रहे होते हैं, कर्मचारी होते हैं किसी कंपनी के, लेकिन वो साइड में कुछ काम भी करते रहते हैं, उससे भी कमाई करते हैं। जो वो सही और गलत पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो कमाई हो रही है। वो वाली कमाई कहाँ दिखाएं वो अपनी? बिल्कुल, वो टर्म काफ़ी फेमस हुआ था, मुझे लगता है लास्ट ईयर, जो आप बोल रहे हो, जिसे मून लाइटिंग कहा जाता है, कि मेरी हम्म। जॉब चल रही है, साथ में मैं थोड़ी साइड इनकम के लिए कहीं और कंसल्टेंसी दे दूंगा, या कोई दो जॉब कर लेता है। हम्म। ये अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, आपको प्रोफेशनल फीस मिल रही है, तो वो वाली जो इनकम है स्वाति, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको दिखानी होगी, और आपका रिटर्न आईटीआर सीधा 3 चला जाएगा। राइट। नॉर्मली आईटीआर 1 2 ही आता है, जो सैलराइड है वो नॉर्मली ये दो कैटेगरी में ही हम्म। फॉलो। हम्म। पर द मोमेंट मेरी कोई ऐसी इनकम है जहाँ पे, जैसे आपने बोला प्रोफेशनल फीस ले ली, मैंने कोई कंसल्टेंसी इनकम ले ली जिसके ऊपर मुझे हम्म। प्रोफेशनल फीस मिल रही है, तो ये मुझे फाइल करना पड़ेगा आईटीआर 3। एक खुशी की बात यह है कि आप इसके सामने जो एक्सपेंस करते हो, माना कि मैंने कोई लैपटॉप लिया या मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया वो कंसल्टेंसी देने के लिए, ये पूरा खर्चा भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये बकायदा बिजनेस एंड प्रोफेशन काउंट होता है। तो आपका हम्म। आईटीआर फाइल होगा, और ये आपको बिल्कुल से इंक्लूड करना है जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। ओके। नेक्स्ट क्या है डूज में हमारे पास? यस, एक प्रैक्टिकल सिनारियो बताना चाहूँगा। इसमें क्या हुआ स्वाति, जब हमारे एक क्लाइंट को हमने बोला कि आपका फॉर्म 16 में टीडीएस वगैरह बराबर है, पर आपको एडिशनल टैक्स भरने को आ रहा है, वो हो गया शॉक कि नीतीश, हमने तो पूरा टैक्स भरा है, हमने तो सब इनकम थी उसके ऊपर पूरा टैक्स भर दिया है, हमारे एम्प्लॉय ने पूरा काटा हुआ है। बोला सर, आपके अकाउंट में आपके फिनेंशियल ईयर में हम लोगों ने कोई म्यूचुअल फंड के अमाउंट को डेट में से इक्विटी में ट्रांसफर किया है, जिसको हम हाँ। स्विच बोलते हैं। या। तो एक मिसकंसेप्शन है स्वाति, क्योंकि पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ रहे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप स्विच करते हो, या तो एसटीपी करते हो, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ये दोनों हम्म। आपके लिए कैसा है कि डेट से इक्विटी में चला गया या हाइब्रिड से इक्विटी में चला गया, ये आपके लिए ये ट्रांजेक्शन हुआ, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। बट हम्म। इनकम टैक्स के लिए ये सेल एंड परचेस ट्रांजेक्शन है, तो ओके। इसके ऊपर जो कैपिटल गेन आया उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम हम्म। जो टैक्स की बात कर रहे थे हमारे क्लाइंट को, वो ये स्विच वाला टैक्स बोल रहे थे कि उसने डेट से इक्विटी में शिफ्ट किया, और डेट वाला जो टैक्सेशन था उसके ऊपर उसको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप से उसको टैक्स भरना था। तो हम्म। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर आपने कोई स्विच ट्रांजैक्शन या एसटीपी ट्रांजैक्शन किया है, तो प्लीज़ उसको कैपिटल गेन में दिखाएं, और उसके ऊपर आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कि सैलरी 50 लाख से कम है और कोई कैपिटल गेन नहीं है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मुझे कौन सा फॉर्म लेना है? आईटीआर 1 तो फिर ली जाए? आईटीआर 1, क्योंकि अच्छा, आपका तो ये 50 लाख से कम है कम और है। आपका कैपिटल गेन नहीं है, भले आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया है फिर भी हाँ। ठीक है। ठीक। आपने जिस मोमेंट सेल किया तो कैपिटल गेन आ गया या कैपिटल लॉस आ गया, लॉस आ तो आप गया। जाइए आईटीआर 2 में। ओके। जो लोग ये जॉब वॉब स्विच करते हैं उनको बड़ा मसला होता है, उनके लिए कुछ डूज है आपके पास? जैसे बहुत ही, अगर स्वाति ये बोलो ना, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे ज्यादा शॉकिंग क्लाइंट देखे हैं ना, तो ये कैटेगरी में क्या अच्छा। होता है, उसने 2 जॉब की हुई है। तो इसमें शॉक क्यों लगता है क्लाइंट को, क्योंकि उसमें ना बहुत बड़ा टैक्स भरने को आता है। और हाँ। उसका रीजन क्या है, जब आपने 2 3 4 महीने फाइनेंशियल ईयर में कहीं और जगह पे जॉब की और अभी दूसरी जगह पे जा रहे हो, जनरली आपको क्या करना है, आपकी जो लास्ट
एम्प्लॉयर के पास आपकी जो सैलरी थी और आपने जो जो डिडक्शन उधर सबमिट किए हैं ना, वो इधर आपको बोलना पड़ता है कि मेरे को पास ऑर्गेनाइजेशन में इतना पैसा मिलता था और मैंने ये डिडक्शन ऑलरेडी उधर क्लेम किए हुए हैं। हम्म। तो आपका जो नया एम्प्लॉयर है वो हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेगा। पर इधर गलती क्या कर बैठते हैं, पुराना वाला जो इनकम है ये लोग इधर डिस्क्लोज करते नहीं है। ओह। इसकी वजह से दोनों एम्प्लॉयर ने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का है वो भी काउंट कर लिया, और मानो कि मैंने उधर एटीसी का जो प्रूफ दिया था उसके ऊपर भी उन लोगों ने मुझे बेनिफिट दे दिया और नए वाले ने भी बेनिफिट दे दिया। उससे क्या होगा, दोनों ने मुझे डबल एडवांटेज दे दिए। पर हम्म। जिस दिन आप फाइल करने जाओगे ना, वो पूरा एक ही काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप दो जॉब कर रहे हो तो आपको दो 50-50 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे। हम्म। ये पर पैन लिमिट है स्वाति। तो जब वो जाएगा तो उसका टीडीएस भी कुछ कम कटा है, जब वो रिटर्न फाइल करने जाएगा तो उसको जो एक्स्ट्रा जो पैसा भरना आएगा टीडीएस, वो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा जो टैक्स भरने को आएगा। तो जब भी आप जॉब स्विच कर रहे हो, प्लीज 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 आप अपने एक्स एम्प्लॉयर की डिटेल इधर दिखाए, वरना आप हम्म। मेंटली रेडी रहिए कि आपको काफी सारा टैक्स भरने को आएगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोनों फॉर्म 16 को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। ऑल राइट। और फाइल वाइल कर दिया, डेडलाइन से पहले कर दिया, फिर आपको ई वेरीफाई भी करना पड़ता है विद इन 30 days। व्हाई इज दैट नेसेसरी? सो जैसे ही आपने रिटर्न भर दिया वो एक टास्क आपका कंप्लीट हुआ। पर हम जैसे कोई भी चीज़ आजकल देखते हैं वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, राइट? कि हम्म। अगर मैं मेरे क्लाइंट के लिए रिटर्न फाइल करता हूँ, अब वो हम्म। क्लाइंट अग्री किया है या क्लाइंट से ओटीपी आएगा तभी जब वो वेरीफाई होता है, हम्म। राइट? तो वो काम आपका कंप्लीट होता है। तो वो लॉजिक है कि आप रिटर्न भरो तो हम्म। उसको वेरीफाई करो कि हाँ मैं सब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये हम्म। सब आपको पता है। तो ये आपकी लायबिलिटी आपकी बनती है। अगर आपका कोई सीए आपके लिए भर रहा है या कोई भी आप थर्ड पार्टी के पास भरने जा रहे हो, आप समझिए लायबिलिटी आपकी होती है। तो कल जाके आपने बोला कि कोई ये गलत डिडक्शन दिखा दो या कुछ कर दो या उसने कुछ गलती की, तो लायबिलिटी जो बनेगी वो बनती है क्लाइंट की। हम्म। और यहीं पर आ रहा है डोंट्स। हमारे डूज खत्म हो गए हैं यहाँ पे। डोंट्स अब क्योंकि अब थोड़ा वीडियो हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग अंत तक सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो आपने बोला कि बहुत लोग गलत डिडक्शन दिखाते हैं और कुछ टैक्स बचाने की जो कोशिश करते हैं, वो डोंट्स में आ जाएगा। राइट? आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट बुलेट पॉइंट। यस, कंप्लीटली अग्री। कि हम्म। काफी बार लोग सामने से बोलते हैं कि मेरे को ये डिडक्शन क्लेम करना है, मेरे पास ये नहीं है फिर भी क्लेम करना है, या वो झूठ हमको भी बोल देते हैं। ये हाँ। दोनों तरीके से अगर स्वाति देखने जाए ना, आपको लगता है कि अभी तो आपको कोई प्रूफ सबमिट नहीं करना है, मैं बोल दूंगा कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे पास ये एक्सपेंसेस है और मैं क्लेम कर लेता हूँ। हम्म। ऐसा नहीं होता है। जब आपकी कोई स्क्रूटीनी आती है या इनकम टैक्स आपका असेसमेंट ओपन करता है तो आपको ये सारे प्रूफ बकायदा जमा करने पड़ते हैं। और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब आपने क्लेम किया और आपका उसके पास प्रूफ नहीं है, तो आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। और वो भी वो पर्टिकुलर डेट से भरना पड़ेगा। मान लीजिए जुलाई से और आपका सब असेसमेंट खुल रहा है अक्टूबर में, तो आपको हम्म। जुलाई से टैक्स तो भरना है। पर ये माना जाएगा आपका टैक्स इवेजन, मतलब आपने टैक्स भरना था पर नहीं भरा है जानबूझ के। आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरना पड़ता है। तो टैक्स का समझो आपका अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो एक हम्म। लाख टैक्स तो भरो, उसके ऊपर 1% पर मंथ जब तक ये सब चल रहा है तब उसके ऊपर 1% पर मंथ वो भरो। और जो आपका पेनल्टी है वो 100 से 300% जा सकता है। मतलब 1 लाख अगर आपका टैक्स है तो 3 लाख भी पेनल्टी आ सकता है आपको। हम्म। ये बहुत एक प्रोविजन है, उसको समझे। और मेरा मानना है कभी भी टैक्स इवेजन की तरफ ना जाए, आप टैक्स प्लान करें पर मुझे टैक्स एक बात इवेजन। बताएं यहाँ पर नितेश। जब एआईएस में सारी डिटेल्स रहती ही है ऑलरेडी, तो लोग कैसे टैक्स बचा पाएंगे? उनको तो मतलब तरीके, हम आई एम श्योर कि वो 50,000 निकाल लेते हैं, लेकिन राइट। सारा ट्रांजैक्शन तो आपको वहां पर रहेगा, आपका नोट डाउन किया हुआ है। राइट, पर आपके जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भरा है वो सब नहीं दिखेगा उधर। मोस्टली इनकम रिलेटेड आपकी जानकारी आती है। म्यूचुअल फंड परचेस आपका आ गया बराबर है, पर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो। कोई बोलेगा कि मैंने एचआर है क्लेम कर लिया, ऑफिस हम्म। में आपने नहीं दिखाया था, एचआरए वाली डिटेल्स आपके इसमें नहीं दिखेगी, बराबर है। पर अभी एचआरए भी कैसे मैप होता है स्वाति, अगर मैं दिखा रहा हूँ कि मैं स्वाति को रेंट भर रहा हूँ और हम्म। मैंने दिखा दिया मेरे इनकम टैक्स में, तो स्वाति के आईएएस में आ जाएगा कि आपको नीतीश से रेंट आ रहा है। तो स्वाति को बोलना पड़ेगा कि नहीं नीतीश तो मुझे कोई रेंट दे ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हो? तो मैं गलत क्लेम कर लूंगा पर फंसोगे आप। फिर जब ओ। आपके ऊपर क्वेरी आएगी, आप बोलोगे नीतीश ने नहीं भरा है, तो मेरी क्वेरी खुलेगी और बोलेगा नीतीश तू गलत बता रहा है, तू टैक्स भर। सो ये काफी सारी चीजें हैं और काफी तरीके से रॉन्ग डूइंग हो सकता है जिससे बचना चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ और भी डोंट्स हैं हमारे पास जो हमने मिस किया यस ऑफ कोर्स। नितेश? हम्म। इंपॉर्टेंट वाले में बोलूंगा, जैसे हमने बोला कि आपको टैक्स लायबिलिटी आएगी कोई ना कोई तरीके से। जैसे अगर आपका सेविंग इंटरेस्ट है उसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी एफडीआर पे सिर्फ 10% टीडीएस कटता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो ऊपर का 20% आपको भरना पड़ेगा। अगर ये आपका टैक्स पेएबल है और आप उसको भरे बिना, उसमें ऑप्शन आता है पे लेटर करके और आपने फाइल कर दिया,
अगर वो 31 जुलाई के बाद आप टैक्स भरोगे, मतलब रिटर्न ड्यू डेट के बाद, तो आपको 1% पर मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो प्लीज़ टैक्स भर दे जो आपको भरना है, उसके बाद ही आपका रिटर्न फाइल करें, वो टाइम पे रिटर्न फाइल करें। एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा मैं मानता हूँ कि जब भी आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम की, हमने बात की कि एग्जम्पशन क्या होता है, तो जैसे मेरे को समझो कोई गिफ्ट आया है मेरी वाइफ से या मेरी मदर से, मुझे लगता है कि ये तो एग्जेम्प्ट है, मेरे को इनकम टैक्स में दिखाना नहीं है। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स में आपको एक अलग से एक ऑप्शन मिलता है एग्जेम्प्ट इनकम, उसके अंदर डाल देना है कि अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुई है, या आपको समझो मैच्योरिटी आया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स आई है आपको, तो वो भी एग्जेम्प्ट इनकम में डालनी है। तो ये अगर आप, हस्बैंड ने वाइफ को दिया है उसके अकाउंट में डाला है, या वाइफ ने हस्बैंड को दिया है, वो किस में, उसी एग्जाम्प्ट में जाएगा? यस, वो गिफ्ट के सेक्शन के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एग्जेम्प्ट इनकम है और ये गिफ्ट रिसीव है रिलेटिव से, तो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पर ये काफ़ी बार लोग बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है, ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रांसफर है या रिलेटिव के बीच में ट्रांसफर है, पर ये आपको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जब इंक्वायरी आएगी तब आपको ये आंसर देना पड़ेगा। बेटर है आप पूरा प्रॉपरली दिखाए। और ओ, लास्ट, अगर स्वाति में डोंट्स में जाओ, तो काफ़ी बार जैसे ये, इसी के आगे चलते अगर हम देखें, तो जैसे समझो कि मेरी माइनर डॉटर है, मैंने उसके लिए एफडीज कर दी उसके अकाउंट में, अब उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो मेरे में टैक्स होगा। इसको बोलते हैं क्लबिंग प्रोविजन, ये लोग हम्म नहीं जानते। या मैं उसके नाम पे कोई म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ और बेच रहा हूँ, या शेयर्स ले रहा हूँ और तो बेच रहा हूँ, कैपिटल यहाँ पे गेन्स मैं, आपके उस पे आएगा। मेरे में आ जाएगा। तो ये क्लबिंग प्रोविजन है, ये भी मुझे प्रोएक्टिवली दिखाना है, बिकॉज हम्म जिस दिन क्वेरी आएगी तब आप दिखाने जाओगे तो ये टैक्स इवेजन में आ जाएगा, और हम्म वापस जो हमने पूरा डिस्कस किया वो चक्कर में पड़ना पड़ेगा। सो तो डोंट हाइड ऑल दीज डिटेल्स, राइट, इसको आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच नितेश। ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत सिंपल तरीके से भी आपने समझा दी, तो हमें लगता है कि लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको बहुत ही ज़रूरी काम की बातें बताई हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वापस से रिवाइंड करें, पॉज लगाएं, नोट्स बनाएं, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको रिटर्न फाइलिंग करते वक्त आप कोई गलती ना करें। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। और इसके आगे बढ़ने के पहले कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज नीचे आप कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों जानकारी है। प्लीज वहां पर सवाल करें। और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना, स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।